आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, पेगासस और डेमोक्रेसी। ये जो अभी 2 दिन पहले अमेरिका की अदालत ने एक जो निर्णय दिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय है। उस निर्णय के क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या मतलब है, इसकी एक तो चर्चा हम करेंगे ही, और थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि ये निर्णय जो पेगासस स्पाईवर है, वो एनएसओ ग्रुप की एक तरह से उपज है, उसका प्रोडक्ट है। और ये जो जजमेंट आया, ये जजमेंट, अमेरिका का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ तो जजमेंट ही नहीं दे पाए जज। अमेरिका की तो नीचे की कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। मजेदार बात यह है, अब भारत की समस्याएं हैं, लेकिन भारत में जजमेंट नहीं हो रहा है। और वे समस्या अगर अमेरिका में आ रही तो वहां तत्काल जजमेंट हो जाता है, वहां सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद में रस्ते पर आ जाती है चीजें। 2019 से ये मसला वहां था कि पेगासस के जरिए तकरीबन 1,000 से अधिक लोगों के व्हाट्सएप नंबर हैक किए गए, उनकी निगरानी की गई, और उनके जरिए बहुत सारे अ, काम किए गए जो जासूसी के काम होते हैं। और ये इस मामले में इस पूरे के पूरी कंपनी को, एनएसओ को, एनएसओ ग्रुप है ये पूरा, इसको दोषी पाया गया है। और इस पर क्या जुर्माना लगेगा लाइव इसके ऊपर, वो फैसला बाद में होगा। और लेकिन असल बात यह कि ये अपराध माना गया है। इसकी चर्चा मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा, लेकिन इससे जुड़े हुए जो दूसरे पहलू हैं, जो कि बहुत बड़े पहलू हैं, वो पहलू ये है कि मैं उनकी, क्योंकि वो अगर पर्सपेक्टिव नहीं होगा तो फिर ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी। मेरे जो नया जमाना चैनल का मकसद मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सूचनाएं दूं। मेरे चैनल का मकसद है कि मैं आपको उस सूचना से जुड़ा हुआ विचार दूं। ये विचारों का चैनल है। तो ये जो पेगासस है, इससे डिक्टेटर बहुत खुश है, और इसने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है। ये खाली एक जासूसी का उपकरण नहीं है, बल्कि ये दमन और प्राइवेसी, इन दोनों, दमन भी करता है और प्राइवेसी का हनन भी करता है। और जब दमन करेगा और प्राइवेसी का हनन करेगा, तो जाहिर है कि डेमोक्रेसी कमजोर होगी। और नरेंद्र मोदी मास्टर है पेगासस के। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। भारत में 50 से अधिक लोगों के फोन पेगासस के जरिए टेप किए गए, फॉलो किए गए। वो लोग कोर्ट गए, जजमेंट नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट देने से मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे कि वो पेगासस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वो जजों को भी नहीं बताएंगे। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। अब ये जो पूरा पेगासस का जो पूरा प्रसंग है, इसका एक बड़ा कैनवास है। बड़ा कैनवास ये है कि हम डिजिटल पैराडाइम में रहते हैं, और पेगासस डिजिटल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। डिजिटल कम्युनिकेशन एकदम असीमित और अनियंत्रित है, एकदम असीम है, उसकी अब कोई सीमाएं नहीं। यहां से पॉलिटिकल मैसेज जा सकते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जा सकता है, और इसमें प्राइवेट मैसेज भी जा सकते हैं, इसमें और दूसरे भी मैसेज जा सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए। व्यापार के मैसेज भी जा सकते हैं।
धार्मिक मैसेज भी जा सकते हैं। विभिन्न किस्म के संदेशों के संप्रेषण के लिए या कम्युनिकेशन के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक डिजिटल उपकरणों ने कम्युनिकेशन के उपकरणों ने एक बड़ा एरिया खोला है। इनका राजनीतिक क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो सकता है, इन उपकरणों का सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो सकता है, आपराधिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो सकता है, और इन उपकरणों का जनता के लोकतंत्र के अपहरण के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप चाहे हिंसा कहे, चाहे टेररिज्म कहे, चाहे सांप्रदायिकता कहे, इन तमाम चीजों के लिए ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है और सामाजिक विभाजन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और ये बहुत ही स्पष्ट चीज दिखाई दे रही है। सो ये जो डिजिटल पैराडाइम है जिसमें कि हम लोग जी रहे हैं, तो डिजिटल कम्युनिकेशन के पैराडाइम को और इसके जो बृहत्तर दायरा है, इसे समझे बिना आपको ये पेगासस और पेगासस की भूमिका और पेगासस के साथ जुड़ी हुई जो और दूसरे जासूसी उपकरणों की भूमिका वो समझ में नहीं आएगी। जाहिर है कि इस डिजिटल कम्युनिकेशन का सुरक्षा, सेना, पुलिस, इन सब के कामकाज पर भी असर पड़ा है, अदालत के कामकाज पर भी असर पड़ा है। और अब हर चीज नए सिरे से रीडिफाइन करने की जरूरत है डिजिटल पैराडाइम की वजह से। यहां तक कि जो व्यक्ति के जो मानवाधिकार हैं, वे भी नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को भी नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, साहित्य, सब तमाम चीजें अभी तक जो हम लोग कम्युनिकेट करते रहे, वो अब एकदम आउटडेटेड हो चुका है। और ये डिजिटल कम्युनिकेशन ने सिर्फ ये सब एरियाओं को प्रभावित नहीं किया, इसने शिक्षा के पठन पाठन और रिसर्च, इन सबको भी प्रभावित किया। इसने पर्सनल और पब्लिक दोनों ही स्पेस को रीडिफाइन करने की ओर हमें मजबूर किया है। तो ये जो पेगासस टेक्नोलॉजी है या जासूसी उपकरणों का डिजिटल युग में इस्तेमाल करने की जो पद्धति है, उस पर विचार करते समय हम ये ध्यान रखें कि और इस सवाल पर विचार करें कि क्या ये जो डिक्टेटरशिप की हिमायती फोर्सेज हैं, वे जासूसी उपकरणों का या टेक्नोलॉजी का, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं वो? क्या उनके इस्तेमाल करने से डेमोक्रेसी क्षतिग्रस्त हो रही है या समृद्ध हो रही है? हकीकत यह है कि अगर डिक्टेटर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, पेगासस या जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल करता है, तो उससे डेमोक्रेसी क्षतिग्रस्त ही नहीं, डेमोक्रेसी नष्ट हो जाएगी। नागरिकों की फोन टेपिंग, नागरिकों की निगरानी, उनके पारिवारिक कम्युनिकेशनों को सुनना, उनके पार्टी के अंदरूनी कम्युनिकेशन को सुनना, ये सारी की सारी चीजें एक तरह से दमन के विभिन्न रूपों को, नए नए रूपों को उन्होंने जन्म दिया है। तो सबसे बड़ा खतरा ये जो जासूसी उपकरणों की जो टेक्नोलॉजी है, जो कि डिजिटल पैराडाइम में विकसित हुई है, उसने प्रतिवाद और विपक्ष, इन दो के खिलाफ में दमन के औजार का काम किया है। ये वह बेसिक पर्सपेक्टिव है जिसको कि हमें ध्यान रखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि पेगासस के पॉलिटिकल दुरुपयोग की खबरें सबसे ज्यादा आई हैं जब से पेगासस आया है। और ये जो पेगासस के आने के बाद में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की जो खबरें आई हैं, उसने जो सबसे बड़ा खतरा पैदा किया वो क्या किया है? उसने खतरा यह पैदा किया है कि
नागरिकों के अधिकार और नागरिकों की प्राइवेसी उसमें ताक झांक शुरू कर दी है उसने। सरकार अब नागरिकों की, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, पॉलिटिकल पार्टीज की, विपक्ष की वो जासूसी करने लगी है, और उनके ऊपर झूठे केस, बदनाम करने के लिए केस, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी, इनके ऊपर झूठे केस और इन्हें फंसाने की कोशिश, इन सब के लिए इस पेगासस का या जासूसी उपकरणों का जम के दुरुपयोग किया जा रहा है। 2021 में जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने के सामने ये मसला आया, तो उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया में सर्वे किया और पाया कि तकरीबन 50,000 से अधिक लोगों के फोन पेगासस की गिरफ्त में है। उनकी जासूसी की जा रही है, उनकी निगरानी, उनमें भारत के भी ये सो कॉल्ड 50 से अधिक फोन जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस है। तो ये जो इतने बड़े स्केल पर पेगासस का आना, और इसमें भारत सरकार का इसके खतरे के प्रति सचेत न होना, पेगासस के आने के बाद में पेगासस की टेक्नोलॉजी की खरीद सिर्फ राष्ट्र कर सकता है, सरकारें कर सकती हैं। वो कंपनी किसी व्यक्ति को नहीं देती वो उपकरण। तो मोदी सरकार ने वो यंत्र खरीदा है जिसके जरिए वो जासूसी करते हैं, लोगों के पीछे वो लगे रहते हैं। तो ये जो जासूसी उपकरण है जिसका कि पेगासस नाम है, ये बेसिकली जो एक तरह से पूरी दुनिया में एक तरह से जासूसी उद्योग उपकरण का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, जासूसी उपकरण उद्योग का, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। जासूसी उपकरण उद्योग का एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है। तो ये जो जासूसी उपकरण उद्योग की इंडस्ट्री का संदर्भ और उसकी भूमिका, उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। एक और चीज है, वो ये कि ये भी एक सवाल उठा है, कुछ लोगों ने कहा है ये कि क्या ये जो पूंजीवाद है जो कि नव्य आर्थिक उदारीवाद के दौर में आया, ये पूंजीवाद क्या जासूसी पूंजीवाद है या जासूस पूंजीवाद है, जिसे एक बहुत ही शानदार दो किताबें हैं जो लोग पढ़ना चाहे उनके लिए बता रहा हूं। एक है शोभना जोबोव की किताब द एज ऑफ सर्विलेंस कैपिटलिज्म, द फास्ट फाइट फॉर ए ह्यूमन फ्यूचर एट द न्यू फ्रंटियर ऑफ पावर, 2019 में आई। दूसरी किताब जो है वो कैरी डॉक्टरोव की है, उसका नाम है हाउ टू डिस्ट्रॉय सर्विलेंस कैपिटलिज्म, ये 2020 में आई। ये दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि इससे जुड़े हुए पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। यहां जो मैं पूरी सीरीज करूंगा उसमें ये किताबें तो रहेंगी ही, और भी कई किताबें हैं जो इससे जुड़े हुए पहलुओं पर लिखी गई हैं। उसके अलावा जो गार्जियन ने, राइटर ने और दूसरी बड़ी समाचार एजेंसियों ने जो न्यूज कवरेज दिया है विशाल पैमाने पर, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। सवाल यह है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो शोभना ने शोभना जुबोफ ने अपनी पुस्तक में उठाया है, उस पर पहले विचार करने की जरूरत है। उसने 4 सवाल उठाए हैं। वो ये कि पहला सवाल यह है कि हम स्मार्ट फोन के साथ अब काम कर रहे हैं और या स्मार्ट मशीन के साथ काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि स्मार्ट मशीन क्या मनुष्य की मदद करती है
या स्मार्ट मनुष्य मदद करता है? उपयोगी कौन है? मशीन स्मार्ट मशीन उपयोगी है या स्मार्ट मनुष्य उपयोगी है? हर एक के पास में स्मार्टफोन है, हर एक के पास में स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। सवाल यह है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में क्या स्मार्ट मनुष्य भी है? स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जब तक स्मार्ट मनुष्य नहीं होगा तो उस स्मार्ट टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की संभावनाएं होंगी। एक और चीज है जो कि जरूरी है, वो ये कि ये जो स्मार्ट कम्युनिकेशन है, स्मार्ट फोन है, तमाम जो स्मार्ट का पूरा नेटवर्क है, किसके लिए है? सूचना के लिए। किस काम के लिए सूचना चाहिए? एक तो यह है कि आप अपना काम करते हैं, आपको सूचना चाहिए। जैसे मैं पढ़ता हूं, मुझे बोलना होता है, मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे किताबों की सूचनाओं की जरूरत होती है। तो एक तो एक सूचना की आवश्यकता आपको अपने काम की वजह से होती है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि सूचना की आवश्यकता अपने काम की वजह से होती हो? तीसरा प्रश्न ये जिस पर विचार करना चाहिए। चौथा प्रश्न ये कि समाज में सूचना की आवश्यकता कितनी है? अभी सूचना का बम्बार्टमेंट चल रहा है, वीडियोस का बम्बार्टमेंट चल रहा है। क्या किसी ने ये असेसमेंट किया कि हमें कितनी सूचनाओं की जरूरत है? ये जो हमारे कार्य क्षेत्र में जो सूचना आ रही है या हमारे समाज में जो सूचना आ रही है, इस समाज में आने वाली सूचना और कार्य क्षेत्र में आने वाली सूचना की भूमिका क्या है? ये वे सवाल हैं जिन पर आप जब तक विचार नहीं करेंगे, आपको पेगासस एक मतलब इवेंट की तरह आएगा और इवेंट की तरह चला जाएगा। इससे भी बड़ा प्रश्न है जो कि जुड़ा हुआ है, वो ये कि ये जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी पैदा हुई है, इसने क्या एक तरह से इंफॉर्मेशन सिविलाइजेशन को पैदा किया है? क्या हम ज्यादा सूचना समृद्ध बने हैं या ज्यादा सूचना दरिद्र बने हैं? अगर हम सूचना समृद्ध बने हैं तो क्या यह सूचना समृद्धि हमारे जीवन मूल्यों को भी समृद्ध कर रही है या हमारे जीवन मूल्य और ज्यादा नीचे जा रहे हैं, उनका ह्रास हो रहा है? हमारे बीच में जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं और वो भी एकदम अजस्र प्रवाह है सूचनाओं का, उससे व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, राजनीति, संस्कृति, व्यक्ति, छात्र, नौजवान, औरतें सब प्रभावित हो रहे हैं। यहां तक कि हमारा जो वाद विवाद संवाद है वो भी सूचनाओं के फ्लो से प्रभावित हो रहा है। सूचना का फ्लो चूंकि असभ्यता से और झूठ से भरा हुआ है, तो हमारे संवाद वाद विवाद में भी झूठ और फेक और वे चीजें जो कि चरित्र हनन करती हैं, वे चीजें जो नैतिक दृष्टि से गलत है, वे हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा बन गई। और मजेदार बात यह है कि हम सूचना पाने के लिए हमें कनेक्शन चाहिए, तो हम कनेक्शन लेते हैं, कनेक्शन से जुड़े रहते हैं और कनेक्शन हमारा सुरक्षित रहे इसके बारे में भी सोचते रहते हैं। अब एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि पहले आपके पास में एक घर था जिसमें आप रहते थे, अभी भी उसी में रहते हैं आप।
लेकिन अब आपके पास में एक और घर है, जिसे हम लोग कहते हैं स्मार्टफोन, जिसे हम लोग कहते हैं सूचना संसार। सूचना संसार में आपका एक सूचना घर है। तो एक व्यक्ति का घर और एक व्यक्ति का सूचना घर, ये दो घर हैं। और इन दोनों घरों के बिना आज व्यक्ति का जीना असंभव है। अगर उसका फोन जो है डिस्कनेक्ट हो जाए, चार्ज ना हो, देखिए उसकी छटपटाहट। उसका फोन चालू ना हो, देखिए उसकी छटपटाहट। रहने का घर और सूचना का घर, ये दो घर हो गए अब मनुष्य के पास। ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन का जो नया पैराडाइम, जो कंप्यूटर के आने के बाद में जो एक नया पैराडाइम, कंप्यूटर कल्चर के आने के बाद में जो नया पैराडाइम विकसित हुआ है, उसको जब तक आप समग्रता में नहीं देखेंगे, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये पेगासस आया क्यों। जाहिर है कि अब सूचना के घर में जब रहते हैं, तो जैसे घर में आप थोड़ी बहुत चीजें छुपाते थे, सेंसरशिप करते थे, अब सूचना के घर में भी सेंसरशिप होती है। घर में भी आपके ऊपर निगरानी करने वाले लोग थे, और सूचना के घर में भी निगरानी करने वाले लोग जासूस हैं। पेगासस और दूसरे जासूसी उपकरण जो निगरानी का काम करते हैं, जो जासूसी का काम करते हैं, वे आपके ऊपर निगरानी करते हैं। एक और चीज, ये खाली यहां तक रुक नहीं रही है बात। पहले घर था, होम जिसे हम लोग कहते हैं, हाउ स्मार्ट होम। होम से काम नहीं चल रहा है। अब ऐसा स्मार्ट होम है जिसमें कि हर तरह की डिजिटल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। जो नया जो कैपिटलिज्म आया, उसने स्मार्ट होम पर जोर दिया, और अब स्मार्ट होम की टेक्नोलॉजी, स्मार्ट होम, अब आपके घर में इस स्मार्ट जो है वो डिजिटल जो है वो क्या कहते हैं, टीवी है। शुरुआत वहां से हुई है। और अब क्या स्थिति है, हर घर के बाहर एक वीडियो कैमरा लगा हुआ है। नया जो स्मार्ट सिटी बन रही है, नई जो स्मार्ट कॉलोनी बन रही है, उनमें जगह 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 स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक नई स्मार्ट होम की धारणा भी ये लेकर आया। नई घरेलू टेक्नोलॉजी लेकर आया, जिससे कि व्यक्ति और उसकी निजता, ये दोनों, इसको जोड़ देने के नाम पर ये चीज लाई गई आपके बीच में। तुम्हारी प्राइवेसी रहेगी, अगर तुम देखो, पता रहेगा तुम्हें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तुम किससे मिलना चाहते हो नहीं मिलना चाहते हो, वीडियो कैमरा लगाओ। तो ये जितनी भी घरेलू डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आई, वो एक जिसे कहते हैं आश्वासन देती हुई आई हमारे बीच में कि हमें व्यक्ति और उसकी निजता पर जोर देना है, उसकी प्राइवेसी की रक्षा करनी है। और इसने एक नया क्षेत्र पैदा कर दिया, जैसे कि स्मार्ट होम इंडस्ट्री। और आज स्थिति है कि स्मार्ट होम इंडस्ट्री, 2023 का डाटा है कि स्मार्ट होम इंडस्ट्री तकरीबन $151 बिलियन का आंकड़ा पार कर गई है। इसके चलते परिवार में एक नई डिजिटल कल्चर, जो कि परिवार में रहने वाले सभी व्यक्तियों के आचार व्यवहार का अध्ययन करती है, उन पर नजर रखती है, पैदा हुई। मसलन आपने कंप्यूटर खोला, आप क्या क्या सर्च करते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, इससे आपकी अभिरुचियों का पता चल जाता है। किसे पता चल जाएगा? गूगल को, क्योंकि आप गूगल के जरिए सर्च करते हैं।
आपका सारा डाटा, आपकी व्यक्तिगत जितनी भी निजी सूचनाएं सब कहां जा रही है? गूगल में। आपके परिवारीजनों का जो पूरा का पूरा डाटा है, सूचनाएं, वो कहां जा रही है? गूगल में। वायदा तो ये था हमारी निजता को बचाए रखने का, लेकिन अब तो, और ये वो कहते हैं कि हम आपके डाटा कहीं नहीं देंगे, लेकिन डाटा उनके पास है और वो डाटा का इस्तेमाल करते हैं अल्गोरिदम की वजह जगह तरह तरीके से। तो अब गूगल के पास जो आपका डाटा इकट्ठा हुआ, वो असीमित डाटा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे बारे में, मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, कहां जाता हूं, कहां रोता हूं, कहां सोता हूं, किससे प्यार करता हूं, किससे झगड़ा करता हूं, ये मैं जब बताऊंगा तब पता चलती थी, या कोई मुझे देखे तब पता चलती थी। लेकिन अब जो मुझे जानता ही नहीं है उसे भी मालूम है। तो ये जो डिजिटल जो कैपिटलिज्म आया, इस डिजिटल कैपिटलिज्म ने जो एक जासूसी पूंजीवाद पैदा किया, जिसका कि गूगल सबसे बड़ा संवाहक है। स्मार्ट होम और स्मार्ट होम के नाम पर जो नए नए घरेलू टेक्नोलॉजिकल उपकरण हमारे घरों में प्रवेश किए, स्मार्टफोन से लेके कंप्यूटर तक जो हमारे घर में प्रवेश किया, उसने कौन सी चीज आपकी छीन ली आपसे? आपकी प्राइवेसी। आप जाने या न जाने, लेकिन गूगल जानता है आपके बारे में। आप भूल सकते हैं कि आपने 6 महीने पहले कौन सी वेबसाइट देखी थी, गूगल भूलता नहीं है। उसके सुपर कंप्यूटर में वो डाटा पड़ा हुआ है। तो ये जो नई जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसका बुनियादी लक्ष्य है मनुष्य को नियंत्रित करना और संचालित करना। और इस काम में हर आदमी गूगल की मदद ले रहा है और गूगल की मदद कर रहा है। मतलब मैं अब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं किसके जरिए बात कर रहा हूं? मैं गूगल के जरिए बात कर रहा हूं। मैं कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए ही बात कर रहा हूं। और शुरुआत कहां से हुई? वाईफाई नेटवर्क। वाईफाई नेटवर्क और दूसरे जो नेटवर्क के तरीके हमारे बीच में विकसित होते चले गए, उन सब ने एक चीज दी, वो ये कि आपकी प्राइवेसी छीन ली और आपको गूगल के नियंत्रण में डाल दिया। आज कोई भी सूचना आपकी, वो गूगल से खंगाल के निकाली जा सकती है, सुपर कंप्यूटर से। आपकी कोई गतिविधि आपकी गूगल से छिपी हुई नहीं है, आप लाख कोशिश करें, क्योंकि सारा डाटा उसके पास है, वो डाटा का मालिक है। कहने को वो आपका प्राइवेट डाटा था, लेकिन अब आप अपने प्राइवेट डाटा को नहीं जानते, गूगल जानता है। गूगल पता कर सकता है, गूगल ने पता किया भी है। लोग किस तरह की वेबसाइट पर जाते हैं, किस तरह की वेबसाइट पढ़ते हैं, किस तरह की खबरें पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपकी गूगल में दर्ज है। इससे आपके संस्कार, एटीट्यूड, नजरिए का पता चलता है। तो डिजिटल जो पैराडाइम है, वो एक तरह से सामाजिक और व्यक्तिगत नियंत्रण का पैराडाइम है, और वो सामाजिक और व्यक्तिगत जासूसी का पैराडाइम है। ये इसमें इनबिल्ट है, इस टेक्नोलॉजी में। हम ये दिमाग से निकाल दें कि नहीं, हमारी तो कोई निगरानी नहीं कर रहा। पेगासस न भी आए तब भी आपकी ये चीज पता की जा सकती है। पेगासस ने थोड़ा सा इजी कर दिया है मामला। तो अगर पेगासस पे बात करनी है, तो मुझे इस डिजिटल कैपिटलिज्म और पूंजीवादी जासूसी और नए जो डिजिटल पैराडाइम है, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करनी होगी। बिना इसके मुझे ये प्रपंच समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।